हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूटी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में प्लानिंग चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4 उसकी समरी डिस्कस करने जा रही हूँ। इन सारी सीरीज में मैं लगातार चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 5 तक मैंने सारे जितने भी आपके चैप्टर्स है उनकी समरी डिस्कस की है, यानी एक या दो वीडियो में आपको पूरा चैप्टर उसके सारे इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं उन सबको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका एक रिवीजन बिजनेस स्टडी पेपर के लिए हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से रिलेटेड समरी। सो इसमें सबसे पहले आते हैं प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि थिंकिंग इन एडवांस में कोई चीज को सोचना और उसको एक्शन में लाने के लिए जितने एफर्ट्स हैं वो करना, यानी प्लानिंग का मतलब हो जाता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। ये इसकी डेफिनेशन है, एक जनरल डेफिनेशन है जो कि आपके एमसीक्यू वगैरह में आ सकती है। ध्यान रखिएगा जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो कि 5 हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनकी डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। एमसीक्यूज में पूछी जाती है, बाकी ओवरऑल डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है कहीं। सो प्लानिंग का मतलब हो गया एडवांस में ये डिसाइड करना कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और किस तरीके से उस काम को अचीव किया जाए। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। जनरली ये थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मीनिंग के बाद हम आते हैं फीचर्स पे। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जनरली हम कोई भी प्लानिंग करते हैं एक बिजनेस में तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड किया जाता है और उसके बाद उसी ऑब्जेक्टिव को फोकस में रख के, यानी उसी को कंसिडर करके बाकी सारे एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। देन आते हैं परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो जाता है कि प्लानिंग हर जगह की जाती है, नॉट ओनली इन मैनेजमेंट। केवल मैनेजमेंट या केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं होती है। इनफैक्ट आप अपने यहाँ शाम को खाने में या डिनर में क्या बनाएंगे उसके लिए भी आप डिसाइड करते हो, तो ये भी चीज किस में आ जाती है, प्लानिंग में। तो ये चीज क्या हो जाता है, परवेसिव। चाहे इवेंट छोटा हो, चाहे इवेंट बड़ा हो, चाहे ऑब्जेक्टिव कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट का हो या एक डेली लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव हो, हर जगह आपको प्लानिंग करनी ही पड़ती है, इसीलिए इसे परवेसिव कहा जाता है। देन आते हैं इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कोई ना कोई अल्टीमेट डिसीजन लेंगे ही, तभी जाके आपकी प्लानिंग को कंप्लीट माना जाता है। यानी अगर आप कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, कहीं वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको कई सारे डिसीजन, अल्टीमेटली कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही होता है कि आप कहाँ घूमने जाएंगे, उसके लिए एक जगह डिसाइड की, दैट इज योर डिसीजन। कौन से कन्वेंस से जाएंगे वो एक आपने डिसाइड कर लिया, तो दैट इज योर डिसीजन। तो बिल्कुल प्लानिंग में डिसीजन इन्वॉल्व ही होता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को हम पहला फंक्शन मानते हैं मैनेजमेंट का, क्योंकि प्लानिंग के टोटल 5 फंक्शन हैं और अगर हम देखें कि मैनेजमेंट का काम शुरू कहाँ से होता है तो प्लानिंग से ही होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी यानी सबसे पहला काम मानते हैं हम मैनेजमेंट का। देन आते हैं मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल इस प्लानिंग के डेफिनेशन में अगर आपको अभी मैंने बोला याद हो, थिंकिंग इन एडवांस। आप एडवांस में कुछ सोचते हैं, तो जब आप सोचते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में हमेशा ही कहीं ना कहीं सोचने का मेन कंटेंट होता है, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये मेंटल एक्सरसाइज मानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब हो जाता है प्लानिंग हमेशा आप किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए, यानी इन फ्यूचर आपको क्या अचीव करना है या इन फ्यूचर कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उसकी प्लानिंग होती है। कभी भी पास्ट की, हम पहले क्या करके आ गए हैं उसकी हम आज प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर को लेकर ही करते हैं। देन आते हैं कंटिन्यूअस। प्लानिंग अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। प्लानिंग केवल ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने प्लानिंग करी, अपने एक बिजनेस खोला और उसमें हमने पहली बार प्लानिंग की और ये सारे काम भी किए, अब हम जीवन भर प्लानिंग ही नहीं करेंगे उस बिजनेस में, ऐसा नहीं होता है। बार बार कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हर एक स्टेप पे, हर एक लेवल पे, हर जगह प्लानिंग की जाती है। तो जनरली प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस माना जाता है। अब इसमें एक चीज और आ जाइए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि प्लानिंग जो है वो जनरली कौन से लेवल का काम होता है। यानी कि प्लानिंग अगर देखा जाए तो एक पूरे बिजनेस भर में
सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्लानिंग कौन करता है, कौन सा लेवल करता है मैनेजमेंट का, तो टॉप लेवल करता है। टॉप लेवल का मेन काम प्लानिंग ही होता है। फिर इसके बाद मिडिल भी अपने लेवल से कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है, लोअर भी करता है कि उसे प्रोडक्शन किस तरीके से कंप्लीट करनी है। बट अगर देखा जाए तो एक मेन टारगेट जो देता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, वो टॉप लेवल है। इसलिए आपके प्लानिंग का काम मेन कौन सा लेवल करता है, टॉप लेवल, जहां पे आपके मेन हेड्स होते हैं। तो ये हो गए इसके फीचर्स। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में क्या, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले क्यों करना चाहिए हमें किसी भी चीज की प्लानिंग या किसी भी बिजनेस में प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरलैपिंग यानी काम रिपीट ना होने पाए, काम किसी एक पर्सन को ही ढेर सारा ना मिल जाए, या बार बार रिपीटेशन ऑफ एक्शंस ना हो, इस ओवरलैप को कम करने के लिए प्लानिंग कर लेना अच्छा होता है। और वेस्ट भी नहीं होती आपकी एक्टिविटीज और आपकी रिसोर्सेज अगर आप प्लानिंग करके कोई काम करें। अगर कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके लिए आपने एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कि कहाँ कितना खर्चा होगा, कहाँ क्या चीजों की जरूरत है, अगर ये सब आपने पहले से प्लान नहीं किया तो वहां पे आपका ज्यादा ही खर्चा हो जाएगा। इसको आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं कि आप एक फाइल बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब उस फाइल में या उस असाइनमेंट से रिलेटेड आप स्टेशनरी लेकर आए, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोई प्लान नहीं किया था कि एक असाइनमेंट बनाने में कितनी पंच शीट्स लग जाएंगी। आप रोज रोज एक एक पैकेट लेकर आ रहे हैं, मम्मी भी गुस्सा हो रही हैं, पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है, आप भी परेशान, रोज चक्कर लगा रहे हो कि सेम पंच शीट चाहिए, सेम पैटर्न चाहिए। ये चीज क्या हो गई, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी कोई। अगर प्लानिंग होती कि हाँ इतना बड़ा असाइनमेंट है और ऑलमोस्ट इतने पन्ने लगेंगे, तो आप पहले ही दिन उतने पन्ने ले आते, पंच शीट्स ले आते। तो ये सेम तरीके का कॉन्सेप्ट आपका प्लानिंग का होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग एक तरीके से आपको एक दिशा दिखाती है काम करने की, डायरेक्शन दिखाता है। क्यों? प्लानिंग का मतलब ही है कि आप पहले ही स्टेप बाय स्टेप चीजें सोच लें। जब आप स्टेप बाय स्टेप सोच लेंगे पहले ही चीजें, तो वो डायरेक्शन एक दे पाएगी आपको, अच्छा एक दिशा दे पाएगी प्लानिंग, तो मदद ही होगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसमें आप क्या करते हैं, आप एरर्स फाइंड आउट करते हो और फिर उन एरर्स को, गलतियों को सुधारते हो। इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है वो तभी हो पाएगी जब आपका प्लानिंग सही से हो पाएगा। जब आप प्लानिंग कर लोगे कि क्या अचीव करना था, तभी तो कंट्रोलिंग में आप ये चेक कर पाएंगे कि हम क्या अचीव कर पाए और क्या नहीं कर पाए। तो ये चीज क्या है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड, एक मापदंड तैयार करता है कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, क्योंकि अगर आप प्लान करके काम करते हैं तो उस प्लानिंग के प्रोसेस में ही आप कई नई चीजें सोचते हो। आराम से आपके पास समय होता है चीजों को ठीक से सोच के तब एक लिस्ट बना लेने का। लेकिन अगर आप किसी चीज की प्लानिंग ही नहीं करोगे तो ओवरऑल जो भी दिमाग में आ रहा है आप उस तरीके से काम घिसे पिटे आइडियाज से काम किए चले जा रहे हैं। तो ये चीज क्या है कि इनोवेटिव आइडियाज तभी जनरेट हो पाते हैं जब आप किसी चीज को निश्चिंत होकर प्लान करके करते हो। देन आते हैं फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल प्लानिंग के फीचर में हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये चीज क्या हो गई कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाती है अगर आप प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। किसी भी तरीके का कोई रिस्क है या कोई अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, डायनामिक सिचुएशंस आ गई, उन सबको आप फेस कर पाएंगे। क्यों? आप प्लान करके काम कर रहे थे। तो अगर 19-20 कुछ ज्यादा आपका खर्चा हो गया या कोई ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ गई, तो आप उसको कवर कर पाएंगे। क्यों? आप ऑलरेडी आपका एक टाइम टेबल, एक प्लान वे में आप काम कर रहे थे। तो कोई बाहर से आउटसाइडर प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो आप उसको कवर कर ले जाओगे। लेकिन आप अपने ही बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो, प्लान नहीं कर रहे हो, उस पर बाहर से भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस तरीके से प्लान, जो आपका बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होने लग जाएगा। प्रॉब्लम होगी आपको ज्यादा चीजों को फेस करने में। क्यों? आप खुद ही बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, अनप्लान्ड चल रहे हो। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं रिस्क को और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। देन अब आते हैं हम प्लानिंग में लिमिटेशंस पे। नुकसान क्या है प्लानिंग के? ये प्लानिंग के फायदे तो इतने सारे हमने डिस्कस कर लिए, बट नुकसान क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका क्रिएट्स रिजिडिटी। क्रिएट्स रिजिडिटी का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ही रिजिडिटी का एक आप देख सकते हो अनफ्लेक्सिबल, ठीक है, जिस चीज को आप ज्यादा बदल नहीं सकते।
जब हम किसी चीज को बहुत प्लान वे में करते हैं तो उसमें बार बार चेंजेस करना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर हम करने भी लगे तो फिर बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये चीज क्या हो गई, कहीं ना कहीं प्लानिंग कर देने से आप बंध जाते हो कि काम तो इसी तरीके से होना है अब। तो ये चीज क्या है कि आप फिर फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हो, आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम को करना पड़ता है। देन आते हैं रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी कम होती है, आपकी इनोवेशन भी कम होती है। अब यहाँ पे आता है एक कंफ्यूजन कि मैम अभी तो पढ़ाया था आपने कि इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है, लेकिन अगर प्लानिंग करने के बाद आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया, बाद में कहीं से आपने कोई नया सजेशन रिसीव किया, तो अब आप प्लानिंग में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। ये चीज क्या है, तब आप वो पर्टिकुलर पर्सन से कह दोगे नहीं भैया ये नई आइडिया चलेगा, क्यों, हम तो प्लान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप पहले ही सबके आइडियाज को रिसीव कर लो, तब प्लानिंग कर लो। अदरवाइज बाहर से फिर आपके प्लान बनाने के बाद कोई क्रिएटिविटी आई तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। देन आते हैं डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कर ली आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस ही हो जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगा ही, ये भी नहीं होता। प्लानिंग का मतलब सक्सेस नहीं हो जाता, प्लानिंग का मतलब है सिस्टमैटिक आपकी काम हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगी, लेकिन आप जीत ही जाएंगे, आप कुछ अचीव कर ही लोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती प्लानिंग में। देन आते हैं टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग करने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, बिल्कुल होता है। आप डेटा कलेक्ट करते हो, लोगों से सजेशंस लेते हो, फिर थिंकिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है, आप बहुत हाई क्वालिफाइड लोगों को अपने यहाँ रखते हैं जो सोचने का समझने का काम करते हैं, फिर वो प्लान तैयार करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, समय लेने वाली हैं। और टाइम कंजम्पशन के साथ ही साथ एक पॉइंट और भी आ जाता है, ह्यूज कॉस्ट, खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। मैं एक बिजनेस लेवल की प्लानिंग की बात कर रही हूँ, तो अगर आप कोई बिजनेस लेवल का प्लानिंग कर रहे हैं तो उस केस में बहुत सारे खर्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं डेटा कलेक्शन में, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स में, एनालिस्ट को रखना, और ये सारी चीजें जो हैं बहुत खर्चा करवाती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स टाइम एंड ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, डायनामिक का मतलब चेंजेबल, ठीक है, अगर बहुत चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो फिर वहां पे आपका जो प्लान है वो नहीं चल पाएगा, वो रन नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा हर वक्त सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो आप प्लान बना के बैठे हो साल भर का, वो नहीं चलेगा, क्योंकि हर 4 महीने में तो कुछ ना कुछ चेंजेस आए जा रहे हैं। तो ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट होगी, जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गया, इसमें आप बहुत लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, वो वहां पे वेस्ट चली जाएगी। तो बहुत हर केस में बहुत ह्यूज प्लानिंग अच्छी नहीं है, डायनामिक सिचुएशन में वीक हो जाती है प्लानिंग। सो ये हो गए इसके कुछ लिमिटेशंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस अगेन आपके जितने 5 फंक्शन हैं उनमें प्रोसेस दिए हैं, एक्सेप्टिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग में फंक्शंस नहीं है, बट बाकी सब में डायरेक्टिंग में प्रोसेस नहीं है, बाकी सब में प्रोसेस है। और मैं पहले हर वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ कि प्रोसेस आपको लाइन वाइज ही याद होने चाहिए, आप प्रोसेस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो पहला आते हैं स्टेप 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी प्लानिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो स्टेप आप लेंगे वो है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, कि आप प्लानिंग कर क्यों रहे हो, क्या चीज अचीव करनी है आपको, वो होता है ऑब्जेक्टिव। देन आते हैं ऑब्जेक्टिव में भी एक जो आपको वर्ड दिखाई देता है स्मार्ट, कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब कि स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, मेजरेबल, क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, ये थोड़ा मेजरेबल होना चाहिए ताकि लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आए। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव रखिए जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाए। ऐसा बहुत ज्यादा हाई ऑब्जेक्टिव रखना बेकार है जिसको लोग अचीव ही नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, यानी कि कहीं, या रिलेटेबल कहा जाए तो ज्यादा ठीक है। रिलेटेबल का मतलब होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव मैच करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं और ही जा रही है, तो वो नहीं। और लास्ट है टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव कब तक अचीव हो जाना चाहिए, इसकी एक समय लिमिट आपको तैयार कर लेनी चाहिए, टाइम लिमिट, तो वो कहलाता है टाइम बाउंड। तभी ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाता है। अगर कोई टाइम बाउंड ही नहीं दोगे तो फिर तो चल ही रहा है, कोई टारगेट ही नहीं है इस हिसाब से। तो ये चीज क्या हो गई, स्मार्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस।
डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। ठीक है, बच्चे इस पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ चीजों को हम इमेजिन करके चलते हैं कि ये चीजें तो सेम ही रहेंगी, या ये एज्यूम करके चलते हैं कि इनमें ये चीजें तो मुझे मिल ही जाएंगी मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उन चीजों को हम सेफ साइड लेकर ही चलते हैं। तो ये चीज क्या है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। एग्जाम्पल में समझिए कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपने प्लानिंग की, तो आप कम से कम इतना तो आप एज्यूम करके ही चलोगे कि मुझे कोई ना कोई सवारी तो वहां तक जाने के लिए मिल ही जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सपोज दिल्ली तक जाना है, फॉर एग्जांपल आगरा से दिल्ली जाना है, अब आपके दिमाग में इतना तो होगा कि यार कोई तो कन्वेंस यहां से वहां तक जाता ही होगा। ये चीज क्या हो गया? अजम्पशन हो गया। जो चीज स्थिर है, जिसको आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ इसमें चेंजेस नहीं आने हैं, मैं इसको अपने प्लान में शामिल कर सकता हूँ, उसे हम कहते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी आप डेवलपिंग प्रेमाइसेस देकर चलते हैं। देन आते हैं थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग विकल्प जो हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने की, उनकी एक लिस्ट बनाना क्या कहलाता है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देन आप क्या करते हो? इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छे से स्टडी करते हो, समझते हो कि किसमें क्या फायदा नुकसान है। जनरली इसमें एक वर्ड आता है आपका प्रॉन्स एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान, ये आप देखते हैं अपने ऑल्टरनेटिव्स में। देन आते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। उसके बाद वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप अपने बिजनेस के लिए चुन लेते हैं जो आपको ज्यादा फायदा और कम नुकसान दे रहा हो, तो ये चीज सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। फिर उसके बाद आप प्लान बना लेते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, यानी लागू कर देते हो प्लान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और लास्ट होता है फॉलो अप एक्शन। लगातार चेक भी करते रहते हैं आप कि प्लान सही जा रहा है कि नहीं, कोई चेंजेस तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, लगातार नजर भी रखते हैं अपने प्लान्स पे, तो उसे हम कहते हैं फॉलो अप। तो ये सारे के सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके प्लानिंग में, जो कि इस तरह लाइन वाइज ही परफॉर्म होते हैं। देन अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा टाइप ऑफ प्लान, कि प्लान कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं दो कैटेगरीज में आपके प्लान्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। पहला है सिंगल यूज प्लान और दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान नाम से समझते हैं। सिंगल यूज का मतलब है कि ये प्लान जो है ये एक ही बार यूज होने वाला होता है, हम बार बार सेम तरीके का प्लान नहीं यूज करते। जैसे अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, दे आर नॉन रिकरिंग सिचुएशन। यानी कि एक ऐसा प्लान जो आपने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई और आपने वो नया प्लान बनाया और उस सिचुएशन की वजह से आपने वो प्लान लागू कर दिया और दोबारा फिर उसको कभी नहीं अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि वैसी सिचुएशन नहीं आई। तो ये चीज क्या हो गई? सिंगल यूज प्लान। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका कोविड है। कोविड जब आया था तो उस केस में कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस कोविड सिचुएशन को देखकर कुछ प्लान में कुछ नए प्लान्स बनाए होंगे, कुछ नई टेक्निक्स बनाई होंगी। ठीक है, एक नया प्लान लेआउट बनाया होगा और वो तभी तक चला होगा जब तक लॉकडाउन चल रहा था या जब तक कोविड की सिचुएशन हाई थी। जैसे जैसे कोविड हट गया, जैसे लॉकडाउन हट गया, उनका वो प्लान भी फिर दोबारा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वैसी सिचुएशन दोबारा नहीं अराइज हुई। इस तरह के प्लान को हम क्या कहते हैं? सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या हो जाते हैं? यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली। स्टैंडिंग प्लान यानी कि जो एक फिक्स्ड प्लान्स हो आपके, जो सिचुएशन रोजाना होती ही है उसके रिगार्डिंग आप प्लान बनाए हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? स्टैंडिंग प्लान, जिनको बार बार आप रिपीट भी करते ही हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सिचुएशन आपकी डेली बेस पर, रेगुलर बेसिस पर अराइज रहती है। इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस रन स्मूथली। और ये प्रोग्राम, ये प्लान्स आप इसलिए बनाते हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाए। तो दीज आर व्हाट सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। ये तो हो गई कैटेगरी। कैटेगरी के बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लान पे। टाइप्स ऑफ प्लान और कैटेगरी में अंतर ये है कि ये जितने भी टाइप ऑफ प्लान्स हैं ये इनमें से इन दो कैटेगरीज में कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे स्ट्रैटेजीज को हम कह सकते हैं कि ये सिंगल यूज प्लान कई जगह हो जाता है। बजट को हम कह सकते हैं ये सिंगल यूज प्लान होता है, क्योंकि अगले साल फिर आपकी अर्निंग बदल गई तो आपका बजट वाला प्लान चेंज हो गया। वहीं हम पॉलिसीज को मानते हैं कि ये स्टैंडिंग प्लान होता है, जनरल गाइडलाइंस वगैरह नहीं बदली जाती हैं,
रूल्स जो हैं वो सिंगल प्लान में आते हैं, बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स रेगुलेशन को नहीं बदलता है। तो ये हो गए कि ब्रॉड कैटेगरीज। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका प्लान आता है और प्लान का नाम क्या है। एक ये भी बात है कि मैच द फॉलोइंग में भी कई बार ऐसा होता है कि एक कॉलम आपको दे दिया स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान का, और सामने आपको अलग अलग प्लान 4 लिख दिए, अब आपसे कह दिया गया मैच करिए। ठीक है, तो ये भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा अपने बोर्ड के लिए। पहला आते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, यानी काम किस तरीके से करना है, या मैं कह दूं टेक्निक क्या है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, तो वो कहलाता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, काम करने का एक जो तरीका है, एक जो प्रॉपर एक लेआउट, एक विस्तार से आप एक जो प्लान तैयार कर रहे हो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रैटेजी। इसीलिए इसमें कीवर्ड क्या है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव प्लान जो है वो एंड्स विच मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, यानी मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम आपके बिजनेस का, या जिसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्लान। इसमें जनरली आपका किसी ना किसी एम को ही डिसाइड किया जाता है जिसे अचीव करना है। देन आते हैं पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब हो जाता है जनरल गाइडलाइंस, काम किस तरीके से होना है उसकी कुछ गाइडलाइंस आपको दे दी जाए कि आप काम ठीक से कर पाओ, उसके लिए एक दिशा दिखा दी जाए आपको, तो वो चीज कहलाती है जनरल गाइडलाइंस। जैसे अगर आप कस्टमर से डील कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी शर्तें हैं जो आपको कस्टमर के आगे रखनी है, वो आप चेंज नहीं करना, आप ताकि आपका काम आसान रहे, आप चेंज नहीं करो, वो चीज क्या हो जाती है, जनरल गाइडलाइंस कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर आप बैंक में जाओ तो उस केस में आपको कैश देने का काउंटर अलग है और आपकी एफडी बनाने का काउंटर अलग है। अब दोनों को आप इधर उधर नहीं कर सकते, वो कह देंगे नहीं सर हमारे गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, वो काम वही लोग देखते हैं तो वही देखेंगे, मैं नहीं देख सकता। ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं आपके काम को थोड़ा एक प्रॉपर मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में करने के लिए पॉलिसी प्लान बनाया जाता है, जनरल गाइडलाइंस तय की जाती है। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स। मेथड्स जो है वो प्रीस्क्राइब वे और मैनर विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म, यानी कि टास्क को, किसी भी काम को कैसे करना है उसके लिए एक हमने आपको प्रीस्क्राइब वे, एक तरीका बता दिया कि काम को किस तरीके से करना है, एक मेथड बता दिया, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपका मेथड प्लान कहलाती है। अगर मैंने कहा कि ये पेन मैन्युफैक्चर करना है और मेरे यहाँ मेथड जो है वो सपोज आपका मैकेनिकल मेथड ज्यादा यूज होना है, लोगों की लेबर कम, तो ये चीज क्या हो गया, ये मेथड, ये मेरे काम करने का एक तरीका हो गया। या थोड़ा और आपके रिलेटेबल आते हैं, जैसे अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से कंपनी एक ही तरीका कोई चूज करती है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कह दिया कि हमारे यहाँ यही मेथड यूज होता है, तो सारे जितने भी डेप्रिसिएशन अकाउंट्स हैं वो इसी मेथड से बनेंगे, इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, प्रीस्क्राइब वे से ही बनेंगे। तो ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं एक प्लान आप डिसाइड कर लेते हो तो वो मेथड कहलाता है। देन आते हैं बजट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर फ्यूचर। बजट का मतलब हो जाता है फ्यूचर को अचीव करने के लिए, फ्यूचर एम को अचीव करने के लिए कुछ आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले से ही तैयार कर लेते हो, एक रिजल्ट आप पहले से बना लेते हो कि इतने में काम हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म्स में ही आते हैं। न्यूमेरिकल से मेरा मतलब है आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतना कॉस्ट खर्च होना था और इतना खर्च हो गया, तो यहाँ पे कौन सा प्लान बनाया गया होगा, तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल टर्म है तो आपका बजट होगा। या इतना प्रॉफिट था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये किया गया था कि ये अचीव होगा और इतना अचीव हो गया, तो कितना प्रॉफिट का फायदा हो गया या कितने का नुकसान हो गया, तो ये चीज क्या है, बजट है। जनरली आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में ही नजर आएगा ये। देन आते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन, कई सारे प्लान्स को मिला के एक प्लान तैयार हो गया तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है, उसे हम पूरा सीरीज कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ प्लान्स जिसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ये 4 प्लान मिलके एक प्लान बन गया तो वो क्या कहलाता है, सीरीज या प्रोग्राम कहलाता है। देन आते हैं रूल। रूल प्लान का मतलब होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, काम जो करना है आपको उसके रिगार्डिंग आपको किसी रूल्स और बाउंडेशन में बांध दिया गया कि आप इस दायरे के बाहर काम नहीं कर सकते, तो वो चीज क्या कहलाती है, रूल कहलाती है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखा है, स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि आपको इससे इधर उधर नहीं होना है, अदरवाइज वो क्राइम या फिर अदरवाइज वो
रूल तोड़ने के कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल और पॉलिसी में अंतर होता है। पॉलिसी आपको सिखाती है, एक गाइडलाइन देती है, काम किस तरह होना है, ठीक है, और रूल जो है वो आपको एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में बांध देती है कि इसके ये काम आपको नहीं करना है, तो ये क्या है, ये रूल है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके हॉस्पिटल में लिखा है नो स्मोकिंग, तो ये चीज क्या है, ये उनका रूल है, तो वहां ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज आपको निकाल देंगे या फिर फाइन लगा देंगे, एनीथिंग, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये रूल कहलाएगा, ठीक। और अगर कह दिया जाए कि जो आपको मरीज को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो उस केस में आपको ये फॉर्म भरना ही होगा, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, ये जनरल गाइडलाइंस हो गए, ठीक। देन आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप। ये वर्ड बहुत कॉमन है आपके प्रोसीजर प्लान में। स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना है वो बताने के लिए जो आप प्लान तैयार कर रहे हो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसीजर कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ ये पेन मैन्युफैक्चर होना है, तो अब इस पेन को मैन्युफैक्चर होने में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम होगा, पहले कौन सी मशीन से जाएगा, फिर कौन सी मशीन से जाएगा, पहले काम, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या काम होगा, स्टेप बाय स्टेप जो चीज डिसाइड कर रहे हैं वो चीज क्या होता है, प्रोसीजर। तो इस तरीके का प्लान प्रोसीजर कहलाता है। तो आई होप ये सारे टाइप ऑफ प्लान क्लियर होंगे आपको। अगर इन प्लान्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं तुरंत से तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारा प्लानिंग का जितना समरी था वो खत्म हुआ। आई होप चैप्टर आपको ये समराइज फॉर्म में अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट है, अगेन कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इसके अलावा बाकी भी शॉर्ट रिकैप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चाहिएगा, वहां से लिंक जरूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे के भी वीडियोस अभी बनाने वाली हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 ये चैप्टर्स अभी बचे हैं तो वो भी समझाऊंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ अब इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें आपको ये बताऊंगी कि थ्योरी क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है आपके हर चैप्टर से, यानी थ्योरी को क्या प्रिपेयर करें, कौन से क्वेश्चन थ्योरी के लिए प्रिपेयर करें। तो वो बहुत शॉर्ट वीडियोस होंगे ताकि आपकी ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो बस क्वेश्चंस बता देंगे, प्रिपेयर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी जरूर देखिएगा, जिसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस स्टडी एग्जाम।